हेलो एवरीवन, हमारा बायोलॉजी का विविध वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, हमने 169 तक कर लिया था और 170 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऊन एक प्रोटीन है। ठीक है, और रेयॉन क्या होता है? रेयॉन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, यानी कि एक फाइबर है। रेयॉन क्या है? फाइबर है। रबड़ क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। और फ्लोरीन क्या है? कार्बन का एक अपर रूप। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं। 171वां क्वेश्चन, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पोस्ते में पाई जाती है। संपुटीय फल परिपक्व होने पर प्रस्फुटित हो जाते हैं, लेकिन अपने मूल पौधे से जुड़े रहते हैं। ऐसे फलों का प्रस्फुटन इतना सौम्य होता है कि बीजों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अतः इनके बीजों के प्रकीर्णन हेतु सेंसर विधि का प्रयोग किया जाता है। पोस्ते के बीजों के प्रकीर्णन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। 172, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, इसीलिए सरकार भी बहुत प्रमोट करती है इसको कि कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, और डिमांड भी रहती है। मतलब जितने कृषक हैं, ठीक है, और सब्जी मंडी फल मंडी वाले हैं, तो उन लोगों में ये होता है कि कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो इसकी डिकम्पोजिशन की, अपघटन की प्रक्रिया धीमे हो जाएगी और इसको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। उसके फिर शीत भंडारों में इन्हें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखकर प्रिजर्व किया जाता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव नहीं मरते, किंतु उनकी सक्रियताएं कम हो जाती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। 173 में देखिए, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। खैर ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि दिन में इस गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायक होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दिन में भी छोड़ रहे हैं, यही बात है कि इसी गैस का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मतलब इस्तेमाल हो जा रहा है, और इस तरह से वो हवा को शुद्ध कर दे रहे हैं। और धूप रात में तो होती नहीं है भाई, सूरज तो दिन में ही निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो तभी होगी ना जब धूप होगी, मेरा मतलब सन निकलेगा। ठीक है। 174, ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किस काम में करता है? तो क्या करता है? ये वसा के संग्रह के लिए करता है। ऊँट की पीठ पर लगभग 50 किलोग्राम वजनी एक बड़ा सा कुबड़ होता है। यह कुबड़ चर्बी से भरा होता है, जिसमें जमा चर्बी ऊँट को ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। और ध्यातव्य है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जिसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। पैर गद्देदार होते हैं और एक बार में ये कई गैलन तक पानी पी लेता है, और इस जंतु में सांस लेने की लय भी धीमे होती है। 175, कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? तो ये सूअर है। ठीक है, सूअर क्या है? एक सर्वाहारी है जो रेशे को यानी फाइबर्स को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है, जबकि बाकी सब जितने भी हैं, हाथी, बकरी और गाय, ये सब आराम से, ठीक है, फाइबर्स को पचा लेते हैं। इनके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने के लिए एंजाइम्स का श्रावण करते हैं। 176, फिलाटेलिस्ट क्या होता है? डाक टिकट जमा करने वाला। ठीक है, कोई भी बहुत लोग को देखा हुआ शौक होता है डाक टिकट जमा करने का, तो उनको फिलाटेलिस्ट बोला जाता है। 177, जीव अंतःक्षेपक होता है। क्या होता है? वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। मतलब कुल मिला के ये जीव अंतःक्षेपक क्या होता है कि इसमें ये सुई नहीं होती है इसमें, ठीक है, और इसमें दर्द भी नहीं होता है, और शरीर के अंदर कोई भी चीज़ डालना है तो डाल देते हैं वो। जैसे औषधि वगैरह, जो भी मेडिसिन वगैरह देनी होती है, इस प्रक्रिया से दे देते हैं। किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन, ठीक है, ये एक तरीके का कैरोटीन है।
और टमाटर के गहरे लाल रंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। सेब जो होता है उसमें क्या होता है, एंथ्रोसाइनिन होता है। सेब का रंग जो होता है वो एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है, और गाजर का रंग जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, ये भी कई कई बार रिपीटेड वे में पूछा गया है क्वेश्चन। कौन सा टमाटर के लिए ठीक है, हमने देखी है लाइकोपीन 180 देखिए। जार्विक 7 क्या है, करंट का क्वेश्चन है, आज रिलेवेंट नहीं है, तो ये कृत्रिम हृदय है। ठीक है, 181 देखिए। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं इन्होंने 1957 में जंतु और मनुष्य में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात बताई थी। उन्होंने इन्फ्लुएंजा पर 50 से भी अधिक वर्षों तक कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की पहचान की। ठीक है, और अनुसंधान वगैरह किए। तो H5N1 तो बहुत नाम में रहता है, मतलब चर्चा में रहता है। तो इसके बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट जी वेबस्टर ने। 182 देखिए। जोनास साल्क, ठीक है, पोलियो का टीका, रटा होना चाहिए ये, बिल्कुल ज़बान पे होना चाहिए। पोलियो का टीका जोनास साल्क। 183 मिलान करना है। तो अर्बर और स्मिथ इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, अंतः आकेंद्रन का पता लगाया था इन्होंने। फील्डमैन ने क्या किया था कि डीएनए युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया था। मुलिस ने क्या किया था, पॉलीमरेस श्रृंखलित प्रक्रिया का पता लगाया था। और टेमिन और बाल्टीमोर ने क्या किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस का पता लगाया था। 184 पूछा है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पैरासीटामोल से वो क्या कहते हैं, ज्वर वगैरह जाता है किसी भी तरीके का। ठीक है, बुखार ख़त्म होता है। फिर हमने देखा कि पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स किस लिए होता है, प्रतिफेन कारक होता है। और कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी क्या होता है, अस्थि रोग से बचाता है, अस्थि क्षय रोधी होता है। ठीक है, यानी कि हड्डियां जो क्षय हो रही होती हैं उससे बचा लेता है विटामिन डी। अब बचा है पूतिरोधी यानी एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन हल्के दर्द में काम आता है। ठीक है, ये एंटीसेप्टिक है। पूतिरोधी का मतलब एंटीसेप्टिक, सॉरी एस्पिरिन जो है वो एंटीसेप्टिक नहीं है। ठीक है, देखिए एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक सैलिसिलेट औषधि है जो हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के काम में आता है। ठीक है, ज्वर शामक के रूप में और शोथ निरोध दवा के रूप में भी प्रयोग लाया जाता है। इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं किया जाता है। एस्पिरिन एंटीसेप्टिक नहीं है। ठीक है, जैसे कि बोरो प्लस हो गया, वो बोलते हैं कि एंटीसेप्टिक है। ठीक है, और भी बहुत सारी क्रीम पाउडर आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, लेकिन ये नहीं है, दर्द के लिए एस्पिरिन होता है। 185 पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो सब तीनों ही सही है। फ्रांसिस कोलिंस ने क्या किया था, मानव जीनोम का मानचित्रण किया था। सर्जी ब्रिन ने किया था, गूगल खोज किया था, गूगल खोज सर्च इंजन की। ठीक है, और जिमी वेल्स ने विकीपीडिया की। नाम याद कर लीजिए, विकीपीडिया की खोज जिमी वेल्स, गूगल खोज सर्च इंजन मतलब जो सर्च इंजन होता है उसकी खोज किसने की थी, सर्जी ब्रिन ने की थी। ठीक है, और मानव जीनोम मानचित्रण किसने किया था, फ्रांसिस कोलिंस ने किया था। 186 देखिए, लिथोट्रिप्सी क्या है, गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना है। लिथोट्रिप्सी पता होना चाहिए, आज के नॉर्मल डेज़ में भी पता होना चाहिए, क्योंकि गुर्दे की पथरी होना बहुत कॉमन बात है लोगों में। ठीक है, तो कम से कम बताने की काम आ जाएगा और कुछ नहीं। तो जीवाणु को खोज किसने की थी, लिविन हॉक ने की थी।
कब की थी? 1676 में। 188 देख लीजिए, सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पोस्ते के बीज किए जाते हैं, ठीक है, आर्जिमोन तेल बोलते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है और इसके मिलाने से ड्रॉप्सी नामक एक महामारी हो जाती है। क्वेश्चन 189, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ये वियतनाम के और अमेरिका के युद्ध के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि क्या कह रहा है। अमेरिका और वियतनाम युद्ध में 2,4,5-T और 2,4-D नामक खरपतवार नाशक रसायनों का मिश्रण, ठीक है, का एजेंट ऑरेंज नाम से रासायनिक हथियार प्रयुक्त किया गया था। अब अपने कलर की वजह से इसको नाम दिया गया ऑरेंज करके, ठीक है, और इस पे इसके जो प्रभाव हुए वो पर्यावरण पे भी पड़े और इंसानों पर भी पड़े। इंसानों पर क्या पड़े कि मनुष्य में कैंसर, गर्भस्राव, ठीक है, और जन्मजात शरीर जो खराब हो जाता है वो उसका असर था, ठीक। 91 देख लीजिए, 191, इसमें भी वही पूछा है, ठीक है। ये क्या था? एजेंट ऑरेंज क्या था? तो ये युद्ध में, अमेरिका और वियतनाम युद्ध में यूज़ किया गया खरपतवार नाशक था। 192 देखिए, अपरदन चक्र क्या है? किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया है? तो ये था डेविस, ठीक है। अपरदन चक्र इरोजन साइकिल को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तित किया था। मृदा अपरदन, जिसमें तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, ठीक है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफ़ी भाग मृदा अपरदन के कारण प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। ये तो खैर बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम में भी। 193, फसल चक्र के संदर्भ में बताना है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बदल बदल के करना चाहिए, तो ये पहला गलत हो जाता है, ठीक है। फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार, ठीक है, ये दूसरा वाला सही है। 193 बी सही है, बी ऑप्शन देख लीजिए, केवल 2 सही है, ठीक है। फसल चक्र में किसी खेत में अलग अलग ऋतुओं में प्रत्येक, ये देखिए RO 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। फसल चक्र में किसी खेत में अलग अलग ऋतुओं में प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि खेत में उपस्थित सभी पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग किया जा सके। ध्यातव्य है कि प्रत्येक फसल की पोषक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अलग अलग फसलों को उगाने से खेत की मृदा को उपयोग में लाए गए पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने में समय और असर प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए फलीदार, लेग्यूम या दालों वाली फसलों के उगाने से राइजोबियम नामक नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जो अगली बिना फली वाली कृषि हेतु मृदा को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान कर देती है। नाइट्रोजन का बड़ा खेल होता है ना, खेल इन द सेंस बहुत ज़रूरी है हर एक पोषक तत्व, ठीक है, और फसल के हिसाब से। क्वेश्चन 194, कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषण। कणीय तत्व बोले तो पर्टिकुलेट मैटर को कह रहा है, ठीक है, तो ये किससे होता है? वायु प्रदूषक में होता है। कणीय प्रदूषक कहा जाएगा इसको, ठीक है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। 195 देख लीजिए, फल और सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है, तो उनका भंडारण बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा कि रिसेंट में पिछले कुछ सालों में सेब के ऊपर मोम को लेके बहुत हलचल रहती थी लोगों में, ये हो जाएगा वो जाएगा, वो छिलके भी दिखा रहे हैं, ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ वीडियो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरीके के थे। वो एक्चुअली किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, लोगों को पता नहीं होता है, वो उसका बात का बतंगड़ बता देते हैं, ठीक है, तो ये प्रिजर्वेशन के लिए होता है। और ये क्या होता है, अब सोचिए एक सिटी से
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है फल, टाइम लगता है, कई दिन लग सकते हैं, ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करना तो बनता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ तोड़ा और यहाँ उठा के फेंक दिया और यहाँ पहुँच गया। तो सड़ने गलने से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रकार के खाद्य मोम का प्रयोग होता है। इस खाद्य मोम की एक महीन परत फलों और सब्जियों के छिलके के ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे ये फल और सब्जियां 8 से 12 दिनों तक मौसम के प्रभाव से बचे रहते हैं और सड़ते गलते नहीं हैं। 195 हो गया। 196 मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका जो है वो अधिकतम जल धारण करती है, ठीक है। तो और इसका कारण क्या है? मृत्तिका में रंध्रांश बड़े आकार के पाए जाते हैं। नहीं, ये वाला कारण गलत है। देखिए, मृत्तिका जो मिट्टी होती है, मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है मृत्तिका। तो मृत्तिका के कणों का व्यास क्या होता है? छोटा होता है, और इस वजह से इसे जल धारण क्षमता जो इसकी होती है बेहतर हो जाती है। मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्रांश छोटे आकार के पाए जाते हैं, ठीक। ROR 2017। 197 जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है? बहिस्रावी, ठीक है। जल स्रोतों में जल के भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण बहिस्राव है। उद्योगों से निकले हुए व्यर्थ जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। बहिस्राव का निस्तारण प्रायः भूमि, नदियों, समुद्रों और झीलों में किया जाता है। बहिस्राव इफेलुएंट्स बोलते हैं इनको। 198 कुछ कारणवश यदि तितलियों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट हो जाए, ठीक है, तो इसके परिणाम क्या होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा मुझे, ठीक है। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। परागण पर तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि जितने भी छोटे जीव कीट हैं इनसे परागण होता है। तितली है, भौरा है, मक्खी है, या फिर चिड़िया हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, मधुमक्खी हो गई और हवा हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से होता है। कुछ कृत्य पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, ठीक है, ये नहीं सही है। थर्ड वाला जो है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये एक चक्र का पार्ट है। एक चक्र में से कोई एक गायब हुआ, ठीक है, गायब होना स्टार्ट हुआ तो बाकी सब भी गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तितलियां कई पुष्पीय पौधों में परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 199 देख लीजिए। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन क्या होता है? नाइट्रोजनस पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण। ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जलाशय में, पॉन्ड है, ठीक है, पोषक तत्वों का सांद्रण उच्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हो जाते हैं, जिससे फॉस्फेटों और नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है और जिससे जलाशय में शैवालों की वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। पोषक तत्व बढ़ रहे हैं, फास्फेट, नाइट्रेट्स बढ़ रहे हैं, इस वजह से शैवाल बढ़ रहे हैं, और ये दोनों वजह से हो सकता है, ठीक है। प्राकृतिक भी होता है और मानवीय भी होता है, इसे ही यूट्रोफिकेशन कहते हैं। बीओडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस वगैरह में कहना मुश्किल आएगा कि नहीं, मतलब पीसीएस या आरओ वगैरह में कहना मुश्किल है, लेकिन ये है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पूछा है बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आगमन के लिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जैव ऑक्सीजन मांग कितनी है ऑक्सीजन की? जल प्रदूषण मापने की इकाई है ये। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होते हैं। जो भी जल है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट होंगे, ठीक है, वो अपघटित हो रहे हैं, यानी डिकम्पोज हो रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, जल में जो भी
अब ये अपने आप तो नहीं होंगे ना, कोई भी चीज़ ऐसे ही तो नहीं हो जा रही है कि अपशिष्ट है वो अब घटित हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, तो उसको चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो जल में जो भी ऑक्सीजन रहती है वो अपने में ले लेता है। ठीक है, और जो जल में जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अब बीओडी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये हो जाएगा कि जल संक्रमित हो रहा है। अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को बीओडी कहते हैं। जहाँ बीओडी है वहाँ निम्न घुलित ऑक्सीजन होगा। ठीक है, मांग बीओडी जो है वो मांग को, ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन जो घुली मात्रा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 201। बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, और ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, यूट्रिफिकेशन क्या है ये? जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल कम करता है। ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ठीक है, वृद्धि होती है। ठीक है, 202 विश्व का सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, तो इकोर्निया बोलते हैं इसको। जलीय पुष्पीय पादप है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, जो मूलतः अमेजन में पाई जाती है, और बंगाल का आतंक भी इसको कहते हैं भारत में। ऑक्सेनोमीटर पूछा है 203 में। ऑक्सेनोमीटर क्या होता है? पौधों की वृद्धि नापने के लिए होता है। क्वेश्चन 204 लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेस्तीजो। 205 सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी किससे जाती है? तो ये आयु कैसे नापी जाती है? यूरेनियम लेड विधि से। देखिए जो शैल समूह है, ठीक है, इसकी आयु नापने के लिए यूरेनियम लेड विधि। कार्बन डेटिंग किस लिए होता है? तो ये जीवाश्म के लिए होता है। ठीक है, और वृक्ष जैसे हैं, वृक्षों की आयु कैसे निकालते हैं? तो इनके वलयों की संख्या होती है इसमें। ठीक है, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निकालते हैं। 208 में देखिए वैस्कुलर यानी संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे आता है? तो ये जाइलम से आता है। ठीक है, जब पौधे की जड़ में, ठीक है, ये पौधे की जड़ है और ये है पौधा। ठीक, तो ये जब जड़ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाइलम, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो फ्लोएम। जाइलम देख लिया, जल वहन के लिए होता है। 210 सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में क्या होता है? ये ग्लूकोज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जैव बहुलक अर्थात बायोपॉलीमर तथा पॉलीसैकेराइड है। इसका प्रत्येक अणु लगभग 10,000 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं का बना अशाखित होमोपॉलीमर श्रृंखला के रूप में होता है। स्टार्च पादपों का संचयात्मक पॉलीसैकेराइड होता है, जिसमें ग्लूकोज इकाइयों से बने 2 प्रकार के होमोपॉलीसैकेराइड अणु होते हैं। 211 कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। ठीक है, आप इसको दे दो 5 स्टार। 212 लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है भेड़ की। लीवर फ्लूक क्या है? एक यकृत कृमि है। ठीक है, कृमि मतलब कीड़ा एक टाइप का समझ लीजिए। भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में बाइल डक्ट में पाया जाने वाला एक चपटा कृमि है, जो कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आता है। इसका जीवन वृत्त बहुत जटिल है और द्विपोषदीय होता है। ठीक है, और जिसका द्वितीय पोषद घोंघा है। यकृत कृमि एक द्विलिंगी जंतु है जिसमें परनिषेचन यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। 213 मीठे फलों का स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। इसको 3 स्टार दे दीजिए। ठीक है, जरूर पूछता है ऐसा क्वेश्चन।
और ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2017 का ही यूपीपीसीएस का प्री का है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। 214 कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिका दीवार। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की आंतरिक संरचना समान परंतु बाह्य संरचना भिन्न भिन्न होती है। आंतरिक संरचना एक जैसी होगी और बाह्य संरचना भिन्न भिन्न होगी। कोशिका दीवार की संरचना, सेल वॉल की संरचना, उसके अवयव तथा उसकी कार्य प्रणाली ग्राम पॉजिटिव अणुओं को ग्राम नेगेटिव अणुओं से भिन्न करती है। 215 बेला संगमों में एक रंजित फ्लैजेटेल के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज क्या कहलाते हैं? लाल ज्वार। ठीक है। बेला संगमों में के जल में मौजूद विशेष शैवाल डायक्नोफ्लैजेटेल की संख्या में अतिशय वृद्धि के कारण जीव विष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जल का अच्छा देखे होंगे अपने पॉन्ड्स वगैरह में क्या होता है, कई सारे ऐसे पॉन्ड्स हैं, भारत में भी हैं, जो शैवालों की वजह से रेड कलर के दिखने लगते हैं। तो उसका रीज़न शैवाल होते हैं वो। ठीक है, और शैवालों का नाम भी दिया है, शैवाल है डायक्नोफ्लैजेटेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो वो एक तरीके का विष उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से ये लाल रंग का हो जाता है। दो 216 साधारण नीलहरित शैवाल स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में पाए जाते हैं। ये वाला गलत है। ठीक है, दूसरा है गिरगिट की एक आँख, मतलब गिरगिट अपनी एक आँख से एक तरफ और दूसरी आँख से पीछे देख सकता है, तो ये दूसरा वाला तो सही है। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा क्या है? पहले तो ये एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। इसे पॉन्ड सेल भी कहा जाता है क्योंकि यह तालाब में अक्सर देखा जाता है। यह बहुत तेज़ी से विकसित होता है, अतः कुछ ही समय में पूरे तालाब में फैल जाता है और जिस वजह से तालाब का पानी हरा दिखने लगता है, दिखे होंगे ही। ठीक है, स्पाइरोगाइरा मुख्यतः स्थिर या गतिहीन स्वच्छ जल में पाया जाता है, जबकि यूलोथ्रिक्स मुख्यतः मंद गति से बहने वाले जल में पाया जाता है। गिरगिट का एक सरीसृप जंतु है। गिरगिट क्या है? एक सरीसृप जंतु है और ये विशेषता हमने देख ली, एक आँख से आगे एक तरफ से पीछे देख सकता है, इसके अलावा अपना रंग भी बदल सकता है। 217 कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या होता है? सूखे का प्रतिरोध करने तथा अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, फिर पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है और रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। माइकोराइजल एक विशेष प्रकार का मृदा मिट्टी का कवक है जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन संबंधी पारस्परिक संबंध कायम करता है। इन कवकों के कृषि योग्य भूमि में समावेशन से कम पोषक तत्वों वाली भूमि में भी फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर इन कवकों का इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा? अगर बहुत अच्छी पोषक नहीं है मिट्टी में तब भी फसल अच्छी वृद्धि हो जाएगी। ये कवक पौधों की जड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों से भी रक्षा करते हैं। इन कवकों द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने तथा पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता भी आ जाती है। ठीक है, सूखे को भी झेल लेंगे और पीएच की सीमा अधिक हो जाएगी तो भी उसको सहन कर लेंगे। पादपालय सुविधा। ठीक है, ये कैसे सुविधा है? ये नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए है। फाइटोट्रॉन बोलते हैं इनको। ठीक है, क्वेश्चन 219 कीट के शरीर से निकला स्राव है। अच्छा, इनमें से कौन सा कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो वो लाख है। लाख की कंगन कड़े वगैरह भी बनते हैं।
ठीक है। इसका श्रावण सुर्ख रंग की मादा कीट करती है और इसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चमड़ा, मोहरे इत्यादि में किया जाता है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। समुद्री प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये तो खैर आज के टाइम में मतलब कम से कम इस पे वीडियो तो पता नहीं कितने बन चुके हैं कि समुद्र बहुत खूबसूरत हरा रंग का चमक रहा है रात में, ठीक है। प्राणियों द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता को जीव दीप्ति कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है, गर्मी नहीं होती है ना, सिर्फ प्रकाश होता है। क्वेश्चन 221, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पन्न के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय वाहकों द्वारा होता है। ये थर्ड वाला गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है। ओके, सिर्फ पहला सही है इसमें। तो विषाणु क्या होता है? अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। यह केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, ये भी ठीक है। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, ठीक। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता, ठीक है। उसको एक सजीव माध्यम चाहिए। संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन तथा जल द्वारा तथा कीटों द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है, ठीक है। सब चीज़ों से होता है। 222, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है, जिसके लिए क्या आवश्यक है? तो भैया अधिक उर्वरक चाहिए और अधिक पानी भी चाहिए। यही तो बहुत बड़ी समस्या थी हरित क्रांति की। हरित क्रांति का संबंध फसलोत्पादन से है। इसमें अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म की बीजों, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी के उपयोग से फलोत्पादन में उत्तरोत्तर प्रगति हुई। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक किसने की थी? विलियम गार्ड ने की थी। और नॉर्मन ई बोरलॉग के प्रोत्साहन तथा प्रेरणा और इंदिरा गांधी मैडम और श्री सुब्रमण्यम, एम.एस. स्वामीनाथन इत्यादि के प्रयासों से भारत में किसानों को उच्च उत्पादक किस्म में उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम अस्तित्व में आया है, ठीक है। क्वेश्चन 223 नहीं कराऊंगी, ठीक है, बहुत मतलब लेवल कम हो जाएगा। 224 क्या है आप देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। 224 देख लीजिए। हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख पादप, ठीक है, तो ये मैक्सिकन गेहूं था। आई होप सभी को पता हो। इसका श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था, ठीक है। इतना ही करते हैं, ठीक है। आगे का वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।